सभी को नमस्ते। कैसे हैं सभी लोग। आज क्लास 11 का केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का एक साथ एग्जाम था, तो मुझे लगता है कि आप सभी का केमिस्ट्री और जो है फिजिक्स का दोनों का एग्जाम एक साथ बहुत बढ़िया गया होगा। याद है मैंने आपको क्लास में बताया था कि आप निश्चित रहिए, है ना। आप निश्चित से बढ़िया से जाइए एग्जाम देने के लिए। आपको जो मैंने पढ़ाया वो सब बढ़िया से आएगा, और वही सब आया। आप चलिए, तो देर ना करते हुए मैं चलता हूँ सॉल्यूशन की तरफ। आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर आप जो है सॉल्यूशन डाल दीजिए यूट्यूब पे, हम लोग मिलाएंगे। तो आप लोग के रिक्वेस्ट को, है ना, ये सम्मान करते हुए मैं जो है आया हूँ आपके सामने, और आपका जो है वो क्वेश्चंस का मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, आंसर की बता रहा हूँ। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है कि एक नंबर दिया हुआ है 0.057, है ना, 0.057। तो कहता है इसमें सार्थक अंक क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट पॉइंट के बाद ना, पॉइंट के पहले वाला जीरो वो सिग्निफिकेंट नंबर में नहीं आएगा, अंक में डिजिट में नहीं आएगा। पॉइंट के बाद वाला भी जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट में नहीं आएगा। तो कौन आएगा, 5 और 7। इसलिए इसका आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। तो जो पहला जो है उसका सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो 2 हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, है ना। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। निम्नलिखित में से कौन जो है वो रासायनिक संयोजन का नियम नहीं है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसको हम लोग कहते हैं गुणित अनुपात का नियम। ये तो रासायनिक संयोजन का नियम है ही, आप लोग को पढ़ाए हैं। दूसरा एवोगाड्रो का नियम, ये भी रासायनिक संयोजन का नियम है। तीसरा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम, ये भी रासायनिक संयोजन का नियम है। तो क्या बचा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। ये जो है ये जो है वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं है, ये रासायनिक संयोजन का नियम नहीं है। इसीलिए इसका उत्तर बच्चों क्या हो जाएगा, डी नंबर। और जिसका भी ये है आंसर सेट, उसने सही बनाया है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे बढ़े। तो ये थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। तो इसका आंसर डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि जब अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस, कितना जो है वाटर का अमाउंट बनेगा, कितना मोल वाटर का बनेगा जब हम लोग किससे, जब दो मोल 8 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम हाइड्रोजन को यदि इसका मोल में कन्वर्ट करोगे तो 8 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा, जिसका आणविक द्रव्यमान होगा, 2 ग्राम प्रति मोल होगा। तो हाइड्रोजन का जो मोल हो जाएगा बाबू, वो हो जाएगा कितना, तो हाइड्रोजन का मोल हो जाएगा 4 मोल। ठीक है, और ऑक्सीजन का मोल कितना होगा, ऑक्सीजन का 32 ग्राम दिया हुआ, तो दिया हुआ द्रव्यमान 32 ग्राम हो गया। इसका आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास 16 ग्राम प्रति मोल, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 जो हो जाएगा वो 1 मोल हो जाएगा। अब इसका रिएक्शन यदि देखोगे तो रिएक्शन जरा देख लेते हैं। तो रिएक्शन इसका क्या होगा बताइए, 2H2 प्लस O2 मिलके 2H2O बनाता है। ठीक है ना। अब इसका कितना मोल दिया हुआ है, इसका 4 मोल दिया हुआ है। इसका कितना मोल दिया हुआ है, इसका 1 मोल दिया हुआ है ना। अब देखो, इसके 1 मोल के लिए इसका 2 मोल लगता है, तो इसके 1 मोल के लिए इसका 2 मोल लगता है, पर इसका 1 मोल के लिए इसका कितना मोल है, 4 मोल है। या उल्टा देखो, इसके 2 मोल के लिए इसका 1 मोल लगता है, तो इसके 4 मोल के लिए इसका कितना लगना चाहिए, 2 मोल, पर है कितना, वो 1 ही मोल है। इसीलिए ये सीमांत अभिकर्मक है, लिमिटिंग रिएजेंट है, सीमांत अभिकर्मक है, सीमांत अभिकर्मक है, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो काम किसके अनुसार चलेगा बाबू, काम होगा O2 के अनुसार। ठीक है, तो इसका 1 मोल जो है ना, इसका 1 मोल इसका 2 मोल को बनाता है, इसीलिए इसका 1 मोल है ही, दिया ही हुआ 1 मोल, तो इसका 2 मोल बनेगा। इसीलिए इसका उत्तर बाबू हो जाएगा बी नंबर, सॉरी ए नंबर। ठीक है, तो 2 रिएक्शन क्या दिया हुआ था कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता, जल बनाता, कितना अमाउंट जल का बनता है। तो 8 ग्राम दिया होता, उसका मोल हो गया 4 मोल,
और ऑक्सीजन का 32 ग्राम दिया था, उसका मोल 2 मोल 1 मोल हो गया। 32 ग्राम दिया हुआ द्रव्यमान 32 ग्राम बटा 32 ग्राम प्रति मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया? 1 मोल। ठीक है ना। तो 2 मोल 1 मोल से करता था, 4 मोल दिया हुआ था तो कितना? 2 मोल चाहिए, पर है तो 1 ही मोल, तो ये हो गया सीमांत अभिक्रमण। अब खेला पर सब इसी के अनुसार होगा, तो 1 से 2 मोल बनता है। ठीक है, तो इसका 1 मोल है ही, 2 मोल बनेगा तो उत्तर 2 मोल हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो तो आगे बढ़ते हैं, है ना। इसका आंसर हो जाएगा 2 मोल। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन तो 3 नंबर का 2 मोल हो जाएगा ना। 4 नंबर, तो 4 नंबर में कहता है कि बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, इंपिरिकल फार्मूला क्या होगा। तो बेंजीन का इंपिरिकल फार्मूला क्या होगा बाबू? तो बेंजीन का इंपिरिकल फार्मूला क्या होगा, अभी लोग बताओ। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C6H6। तो C6H6, तो उसका जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगा 6:6 का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कितना होगा? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो सरलतम पूर्णांक अनुपात जो होगा 1:1 होगा, इसीलिए इसका आंसर CH बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़िया। अब चलो आगे बढ़ते हैं, तो 4 नंबर का बी नंबर हो गया आंसर। आगे चलते हैं, तो 4 नंबर के बाद अगला क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर। 5 नंबर क्या है देखते हैं। कहता है कि कॉन्सेंट्रेशन बताइए, सांद्रता बताइए ग्राम मोल प्रति लीटर में। मोल प्रति लीटर बाबू मतलब क्या हुआ? मोल प्रति लीटर मतलब हुआ मोलेरिटी। मोल प्रति लीटर मतलब क्या हो गया? मोल प्रति लीटर मतलब हो गया मोलेरिटी। मोललता आपको निकालनी है, ठीक है ना। कितना का? 20 ग्राम जो है, 20 ग्राम शुगर, शुगर मतलब चीनी घुला हुआ है किसमें? 20 ग्राम चीनी घुला हुआ है 2 लीटर पानी में, इस तरह से मिलाते हैं ताकि सॉल्यूशन जो है विलयन का आयतन 2 लीटर हो जाए। तो दिया हुआ द्रव्यमान कितना है? शुगर का द्रव्यमान, शुगर का द्रव्यमान कितना दिया गया है? शुगर का द्रव्यमान दिया गया है 20 ग्राम, और इसका जब ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास आप लोग जानते ही हो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ शुगर, शुगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास शुगर का हो जाएगा 342 ग्राम प्रति मोल। ठीक है ना बाबू, 342 ग्राम प्रति मोल। ग्राम मॉलिक्यूलर मास को बोलेंगे ग्राम आणविक द्रव्यमान। ठीक है, अब क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल्स निकालो किसका? शुगर, शुगर का, शुगर मतलब चीनी का। तो C12H22O11। नंबर ऑफ मोल्स को N से दिखाते हैं, इसका मोल निकालोगे कैसे निकलेगा? दिया हुआ द्रव्यमान 20 ग्राम और बटा जो ग्राम आणविक द्रव्यमान है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है 342 ग्राम प्रति मोल। ठीक है ना, तो 20 डिवाइडेड बाय 342 मोल हो जाएगा। ठीक, अब बताओ मोलेरिटी बराबर आप लोग जानते हो ना, मोलेरिटी बराबर क्या होता है बताओ। तो मोलेरिटी बराबर होता है, मोलेरिटी बराबर होता है, मोललता बराबर क्या होता है? तो मोलेरिटी बराबर, है ना, मोलेरिटी बराबर क्या होता है? मोलेरिटी बराबर, मोलेरिटी को ही मोल पर लीटर से नहीं करते। मोलेरिटी बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट यहाँ क्या है? शुगर है, सॉल्यूट जिसको कि हिंदी में विलय कहते हैं। तो सॉल्यूट यहाँ शुगर है, तो इसका क्या हो जाएगा? मोल 20 बटा 342, 20 बटा 342। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, विलय का दिया हुआ द्रव्य, दिया विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन कितना दिया है? 2 लीटर, तो 2 से भाग दीजिए। तो जब आप इसको भाग दोगे, डिवाइड करोगे ना, तो जानते हो उसका उत्तर क्या आएगा? डिवाइड करके आप देख सकते हो बढ़िया से, है ना। तो इसका उत्तर बाबू आ जाएगा बी नंबर, 0.029625। ठीक है, तो विलय के मोलों की संख्या 20 बटा 342 और विलयन का आयतन कितना है? 2 लीटर है। तो सॉल्व करने के बाद जो मोलरता आएगा, मोलेलिटी आएगा, वो आएगा, सॉरी मोलरता जो आएगा, या थोड़ा हिंदी इंग्लिश में बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ना, दोनों बोलना है एक साथ। तो मोलरता और मोलेरिटी जो आएगा वो आएगा 0.02925 मोल पर लीटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका उत्तर बी नंबर हो गया 5 नंबर का। आ गया, तो आगे है बी नंबर, 5 नंबर का बी नंबर हो गया। चलिए अब 6 नंबर में पहुंचते हैं। 6 नंबर देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 6 नंबर, 6 नंबर कहाँ है भाई? आ जाओ 6 नंबर जल्दी जल्दी। अरे ये तो क्वेश्चन बड़ा आसान है। तो कहता है ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, किसी एलिमेंट में प्रोटॉन दिया हुआ है
किसी एलिमेंट का प्रोटॉन 13 है और न्यूट्रॉन जो है 14 है, तो कहता है एटॉमिक नंबर बताओ। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की संख्या होता है और मास नंबर कितना होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जोड़ होता है, ठीक है ना। तो एटॉमिक नंबर जो हो जाएगा, एटॉमिक नंबर जो हो जाएगा जेड, एटॉमिक नंबर जिसको परमाणु संख्या कहते हैं, जेड बराबर कितना हो जाएगा, जो प्रोटॉन की संख्या है, और मास नंबर जिसको द्रव्यमान संख्या कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जोड़ हो जाएगा। तो प्रोटॉन कितना है 13 और न्यूट्रॉन कितना है 14, जोड़ के कितना होगा 27, है ना। तो एटॉमिक नंबर 13 और मास नंबर 27, तो इसका आंसर भी बी नंबर ही होगा, ठीक है, चलेगा। चलिए तो 6 नंबर भी हो गया, आगे बढ़ते हैं, बढ़िया जल्दी जल्दी करते हैं। 6 नंबर, चलिए 7 नंबर में देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है ना, तो कहता है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल रीजन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल मैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब विद्युत विद्युत है ना, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय जो विकिरण है, विद्युत चुंबकीय विकिरण में जो विजिबल रीजन है, विजिबल रीजन मतलब दृश्य क्षेत्र, दृश्य क्षेत्र के तरंग दैर्घ्य का रेंज क्या होता है, वेवलेंथ का रेंज क्या होता है। तो आप लोगों को क्लास में बताया है इसका, है ना, 400 से 750 नैनोमीटर के बीच होता है, 400 से 750 नैनोमीटर के बीच। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 का ए नंबर आंसर। 8 में देखते हैं, 8 में थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है बाबू। चलो तो 8 में क्या बोलता है, 8 में कहता है कि एनर्जी दिया हुआ है ना, एनर्जी दिया हुआ है, एनर्जी कितना दिया हुआ है, एनर्जी दिया हुआ है 4.5 किलो जूल। तो किलो जूल तो 4.5 इंटू 10⁻³ जूल हो जाएगा। तो कहता है वेवलेंथ निकालो, तरंग दैर्घ्य निकालो। तो आप लोग जानते हो ई बराबर क्या होता है, फॉर्मूला ई बराबर होता है एससी बाय लैम्डा, याद है आप लोग को पढ़ाए थे प्लैंक क्वांटम सिद्धांत में, प्लैंक क्वांटम थ्योरी में ई बराबर एससी बाय लैम्डा। हमको क्या निकालना है, लैम्डा, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा एससी बाय ई, एससी बाय ई, ठीक है। एच का, एच है प्लैंक स्थिरांक, प्लैंक कांस्टेंट, इसका वैल्यू कितना होता है बाबू 6.626 इंटू 10⁻⁻34, 6.62 इंटू 10⁻⁻34। और सी है प्रकाश का वेग, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸। और एनर्जी कितना दिया हुआ, एनर्जी दिया हुआ बताइए कितना दिया हुआ 4.5 इंटू 10⁻⁻3। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, इसको सॉल्व करोगे 6.626 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4.5, ये हो गया। और उधर पावर वाले को करो, पावर वाला में कितना होगा 10⁻⁻34 प्लस कितना 8 और प्लस 3, ऐसा, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे लैम्डा बराबर, इसको जब सॉल्व करने से आएगा 4.42, ठीक है ना। और यहां कितना हो जाएगा बताइए, सॉरी यहां +3 होगा, किलो जूल है ना, किलो जूल को जूल में बदलोगे तो +3 होगा, तो यहाँ पे +3 होगा, तो +3 होगा तो यहाँ ना बाबू यहाँ हो जाएगा -3, यहाँ हो जाएगा -3, ठीक है, +8 और -3, तो +8 और -3 मतलब -5 हो गया, +5 हो गया, तो -34 में +5 गया कितना हो जाएगा 10⁻⁻29, है ना मीटर। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक। फिर से देख लो, ये एनर्जी का ये फॉर्मूला है ना, सॉरी एनर्जी ये दिया हुआ 4.5 किलो जूल, किलो जूल को जूल में बदलेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ई बराबर एससी बाय लैम्डा, ये प्लैंक क्वांटम थ्योरी में पढ़े हुए हैं, तो एससी लैम्डा इक्वल टू एससी बाय ई हो जाएगा, है ना। एच है प्लैंक कांस्टेंट, उसका रख दीजिए, सी स्पीड ऑफ लाइट है उसको रख दीजिए, एनर्जी का वैल्यू रख दीजिए 6.626 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4.5 करेंगे तो 4.42 आएगा, और इधर 10⁻³ पे काम करेंगे तो -34 प्लस 8 और -3 तो 10⁻⁻29 होगा, ठीक है। तो आंसर इसका ए नंबर हो जाएगा। चलिए बढ़िया, आगे बढ़े, जल्दी बढ़ते हैं आगे, है ना। तो 9 नंबर का 8 नंबर का आंसर कितना आ जाएगा बाबू ए नंबर, ठीक है। चलो 9 नंबर में क्या कहता है, जब एक इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा के दूसरी कक्षा में कूदता है, मतलब थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आता है, तो वो कौन सा स्पेक्ट्रम रेखा को दर्शाएगा, कौन से स्पेक्ट्रम लाइन को शो करेगा। तो जानते हो किसी भी कक्षा से
किसी भी कक्षा से यदि इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्षा में आता है तो वो होता है बामर श्रेणी, है ना, बाल्मर श्रेणी। तो इसका आंसर ये भी, इसका आंसर भी बाबू हो जाएगा ए नंबर, इसका आंसर भी ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, बामर श्रेणी। ठीक, ये तो क्वेश्चन पिछले बार भी हमको लगता है झारखंड बोर्ड में पूछा है ना। चलिए आगे बढ़े। तो अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं थोड़ा सा। हाँ, क्या बोलता है देखिए, व्हाट इज द शेप ऑफ द ऑर्बिटल विच एल इज 1। एल कौन सा होता है, एल होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर। एजिमुथल क्वांटम नंबर, या इसी को द्विगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं। द्विगंशी क्वांटम संख्या एल बराबर 1, एल बराबर 1 मतलब ये पी ऑर्बिटल है, और जब पी ऑर्बिटल है तो पी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है बाबू, डबल होता है। तो इसका आंसर डबल हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बढ़िया, तो एल का वैल्यू जब 1 होगा तो पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल का शेप हो जाएगा डबल, तो इसका आंसर बी नंबर। चलिए 11 नंबर में देखते हैं, 11 नंबर पहुंचते हैं। 11 नंबर क्या है, हाँ 11 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द क्वांटम नंबर इज नॉट वैलिड। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा क्वांटम नंबर का सेट जो है वो वैलिड नहीं है, ऐसा आपसे कह रहा है, ठीक है ना। तो देखो n बराबर 5 जब है, n बराबर जब 5 है, ठीक है ना, तो n बराबर 5 है तो l का वैल्यू क्या होगा, 0 to n minus 1, 0 to n minus 1, 0 to n minus 1 मतलब क्या हुआ, तो 0 to हो जाएगा 4, 0 to 4, तो l 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो ये तो सही है, ये भी सही है ना। पर यहाँ देखो जब n बराबर 1 है, n बराबर 1 है तो l का वैल्यू कितना होता है, 0 to n minus 1, तो 0 to n minus 1 मतलब क्या हुआ, 0 to 1 minus 1, तो 1 minus 1 मतलब 0 हुआ, 1 minus 1 0 हुआ, तो 0 to 0, तो l n जब 1 होगा तो l का वैल्यू 0 होगा। पर यहाँ क्या है, l n 1 है तो l का वैल्यू 2 है, इसका मतलब ये वैलिड नहीं है, इसीलिए वैलिड नहीं है मतलब मान्य नहीं है, सही नहीं है, तो बी नंबर, 11 नंबर का बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, 11 नंबर का बी नंबर। चलिए ऐसे जिसने भी लिखा है सही लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं तब, 11 नंबर का बी नंबर। 12 नंबर में देखते हैं, 12 नंबर कहाँ है, 12 नंबर क्या है, 12 नंबर क्या है, कहाँ है 12 नंबर, हाँ कहता है अकॉर्डिंग टू द अबव प्रिंसिपल, अबव सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे पहले किसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल शुड बी फिल्ड फर्स्ट, पहले सबसे किसमें जाएगा। तो पहले जानते हो इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है, 1s में जाता है, 1s के बाद 2s में जाता है, 2s के बाद 2p में जाता है, तो 2s तो सबसे ज्यादा 2s ही 2s में जाएगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना जी, ये तो बहुत आसान है, बहुत ईजी, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाता है, फिर 2s में जाता है, 2s ही है ना, तो सबसे पहले किसमें फील्ड करेगा जाएगा, तो 2s में जाएगा। चलिए आगे बढ़े, तो 12 नंबर का डी नंबर हो जाएगा। चलिए 13 में चलते हैं, 13 नंबर, 13 नंबर में, 13 नंबर, हाँ तो क्या है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ, है ना, तो ये क्या होगा, एटॉमिक नंबर, ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, आधुनिक आवर्त सारणी है, किसी भी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। कौन सा नंबर क्वेश्चन है, कौन सा नंबर क्वेश्चन है भाई, 13 नंबर, 13 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर, है ना, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, इसका आंसर हो जाएगा एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर। तो 13 नंबर जो है किसी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बाबू, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलो आगे करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर में आते हैं, 14 नंबर, 14 नंबर क्या कहता है, द पेयर ऑफ द एलिमेंट विच आर द मेंबर ऑफ थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड का कौन मेंबर है, दोनों पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, दोनों जोड़ा थर्ड पीरियड का ही होना चाहिए। देखो बेरिलियम जो है वो सेकंड पीरियड का है, और फास्फोरस थर्ड पीरियड का, मतलब खल्लास हो गया नहीं चलेगा,
आइए बी नंबर में सिलिकॉन जो है वो थर्ड पीरियड का है और क्लोरीन भी थर्ड पीरियड का है, इसीलिए इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा बी नंबर। क्योंकि सिलिकॉन का परमाणु संख्या जो है ना वो होता है 14, तो हो जाएगा 2, 8 और 4। तो तीसरे कक्षा तक गया, जितना कक्षा होगा उतना ही उसका पीरियड होता है, जिसका जितना अंतिम कक्षा होगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होगा वही उसका पीरियड होगा। अब क्लोरीन का होता है 17, तो क्या हो जाएगा 2, 8, 7, 2, 8, 7। तो इसमें भी अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, थर्ड पीरियड तक गया है, इसीलिए इसका भी पीरियड जो है अंतिम इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट तक गया है, इसीलिए इसका भी पीरियड 3 होगा। इसका भी अंतिम इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट तक गया है, इसीलिए इसका भी पीरियड 3 होगा। तो थर्ड पीरियड के कौन कौन हो जाएंगे, सिलिकॉन जोड़ा है जो थर्ड पीरियड का होगा, सिलिकॉन और क्लोरीन। यहाँ देखो तो ये दोनों सेकंड पीरियड का है, यहाँ देखो तो ये सेकंड पीरियड का, ये थर्ड पीरियड का है। पूछ रहा था दोनों सेकंड थर्ड पीरियड का होना चाहिए, दोनों थर्ड पीरियड का किस में है, बी नंबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आपका 14 नंबर का जो क्वेश्चन था उसका आंसर कितना हो जाएगा, बी नंबर। अब आइए 15 नंबर में आते हैं। 15 में कहता है लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज शोन बाय, मतलब आवर्त सारणी में सर्वाधिक कम आयनिक एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा सबसे कम किसकी होती है, ऐसा पूछ रहा है आपसे। तो आयनन ऊर्जा सबसे कम किसकी होती है भाई, ग्रुप नंबर 1 की होती है। कितना बार तो बताएं, ग्रुप नंबर 1 की आयनन ऊर्जा सबसे कम होती है। ग्रुप नंबर मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ग्रुप नंबर 1 वाले एलिमेंट को क्या कहते हैं, ग्रुप नंबर 1 वाले एलिमेंट को अल्कली मेटल कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देखो कहीं है क्षारीय धातु, हाँ है, किसमें है, सी नंबर में है, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, सी नंबर, क्षारीय धातु, अल्कली मेटल्स। ठीक है, तो 15 नंबर ही है ना, देखें एक बार। हाँ 15 नंबर है, लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल, तो वो कितना होगा, किसका होगा, अल्कली मेटल का, क्षारीय धातु का। 15 नंबर। 16 नंबर में पूछते हैं, 16 नंबर क्या है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रेडियाई इज। इसमें थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन हुआ होगा। देखो तो 3 ठो ना एक्चुअली में, यहां अगर देखोगे फर्स्ट वाले केस में थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है ना। फर्स्ट वाले केस में देखेंगे तो Na+ है ना, Mg2+ से जितना ज्यादा पॉजिटिव होता है ना बाबू, जितना ज्यादा पॉजिटिव, जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी, जितना पॉजिटिव होगा उतना छोटा साइज होगा। अब यहाँ देखो पॉजिटिव तो ज्यादा है पर साइज बड़ा कहा है, इसलिए गलत हो गया। अब यहाँ देखोगे तो यहाँ भी देखो तो पॉजिटिव ज्यादा है, 2 पॉजिटिव है, साइज बड़ा कह रहा है, तो ये भी गलत हो गया। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, आइसो इलेक्ट्रॉन में जितना पॉजिटिव उतना छोटा साइज, जितना नेगेटिव उतना बड़ा साइज, तो ये